आज प्रदेश के बहुत से किसान ड्रिप और मल्चिंग के महत्व को अच्छी तरह से जानने लगे हैं। इनके प्रयोग से न केवल अच्छा उत्पादन मिलता है, बल्कि खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई जल की बचत भी आसानी से की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप भी अपने खेतों में ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करें तो अपनी फसल से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह। मैं आज आपको ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग के बारे में और इसकी सिंचाई, इसकी आपको सब्जी की खेती और फल की खेती में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम आज को बताने जा रहे हैं। जिसमें कि आपको मेन पाइपलाइन, सब मेन पाइपलाइन, लैटरल पाइपलाइंस के अलावा तीन तरह के फिल्टर्स होते हैं, सैंड फिल्टर्स, जिसके हम पानी को साफ़ करते हैं। साफ़ करके तब उसके बाद हम पानी को, उस स्वच्छ पानी को, किए हुए पानी को हम ड्रिपर्स के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। और साथ ही साथ इसकी एक और उपयोगिता है कि हम इस सिंचाई जल के साथ ही हम जो अभी हम न्यूट्रिएंट्स अथवा खाद जो या सार जो भी आप देना चाहते हैं, उसको भी हम सिंचाई जल के साथ ही हम उसमें दे देते हैं, जिसके लिए हम वेंचुरी इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। और इससे हमें फ़ायदा ये होते हैं कि हमें अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे खेत में एक समान भाव से खाद का वितरण होता है, लेबर की बचत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कि इसमें हमें करीब 30 से 40% कम खाद की आवश्यकता पड़ती है। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम करीब लगभग 60 से 70% कम जल में, कम पानी में ही हम अपनी फसल को उगा सकते हैं। इसमें हम सब्जी में जितनी भी सब्जी की खेती है, चाहे वो बैगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, फूल गोभी है, जो भी सब्जी है, हर सब्जी में हम ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जो भी फल वृक्ष हैं, जैसे आम है, गुआवा है या केला है, ये सारे फल के बागानों में भी ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। अगर इसके अलावा एक और जो पद्धति है, प्लास्टिक मल्चिंग का जो सिस्टम है। प्लास्टिक मल्चिंग क्या है? खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। यह फिल्म कई प्रकार और कई रंगों में आती है। सब्जियों की फसल में इसका प्रयोग कैसे करें? जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है, उससे पहले अच्छे से जुताई कर ले। फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दे। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना ले और फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा ले। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दे। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। प्लास्टिक मल्चिंग की लागत कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये खेत में क्यारी बनाने के ऊपर निर्भर करता है। जिसमें कि हम पौधे के जड़ों के पास में, नीचे में हम प्लास्टिक की मल्चिंग बिछा देते हैं, जिससे कि हम जो सब्जी की खेती में एक प्रॉब्लम जो आती है वीड मैनेजमेंट का, जो खरपतवार नियंत्रण का होता है, वो उससे हम पूरी तरह से निजात पा सकते हैं, खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। और हम अपनी सिंचाई जल को भी, जो जल की मात्रा जो वाष्पन में उड़ जाती है, जो नुकसान होता है सिंचाई जल का, उसको भी हम रोक सकते हैं। इसमें हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रख सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को इसमें बढ़ा हुआ पाया जाता है। ये ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग की पद्धति को अपना रहे हैं, वो इसकी उपयोगिता को अच्छी तरह समझते होंगे। लेकिन जो किसान भाई लोग इसकी उपयोगिता को अभी तक नहीं समझे हैं, वो इसको लगा सकते हैं।
ड्रिप इरिगेशन की अगर हम लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 1 एकड़ इस सब्जी की खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन का लागत जो है वो करीब 55 से 58-57 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसके लिए आपको 55% का अनुदान का इसमें लक्ष्य रखा गया है, आपको मिलता है। और उसी तरह से प्लास्टिक मल्चिंग की भी जो कीमत है वो भी करीब आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है एक एकड़ के लिए सब्जी की खेती के लिए। और फल की खेती के लिए जो ड्रिप इरिगेशन का लागत है वो आपको करीब 22 से 25-26 हज़ार के आसपास पड़ती है। और इसमें भी आपको जो अनुदान है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही आपको करीब 55% इसका इसमें अनुदान मिलता है, अनुदान मिलता है। तो और इसके बारे में अगर आप और विस्तृत जानकारी के चाहते हैं तो आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग में प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर में आप आकर के आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसकी उपयोगिता को भलीभांति समझ सकते हैं। हमारे राज्य में किसान भाई विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में विषम परिस्थितियों के चलते फसलों का अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर आप नई तकनीकियों को अपनाकर खेती करते हैं तो न केवल इन विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं बल्कि खेतों से अच्छी आय भी ले सकते हैं। ऐसा कर दिखाया है राजस्थान जिला सिरोही के प्रगतिशील किसान इशाक अली ने। ये नई तकनीक से सौंफ की खेती करते हैं और पिछले कुछ सालों से अच्छी आय कमा रहे हैं। तो क्या है इनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। ये हमारे 32 बीघे के अंदर हमारी आज के दिन में हमारी शॉप खड़ी है और हमारा टोटल 20 से 25 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा इसमें हम अर्जित कर लेते हैं। सौंफ की खेती में सफलता हासिल करने के लिए ये किसान भाई कौन कौन सी वैज्ञानिक पहलुओं को अपनाते हैं, इस बारे में जानते हैं। ये जो पिकिंग हमारी जो चालू हो जाती है जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे लेबर है इसकी पिकिंग कर रहे हैं और ये इस अम्बेल को उठा के फिर हमारे खलियान में जाती है और खलियान में हमारे जो अनुभवी लेबर बैठे हुए उसकी छटनी करते हैं और छटनी में हम फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वालिटी की छटनी होके फिर अपने हम सुखाने के शेड तैयार किया है। सुखाने का एक अच्छा नई तरीका अपनाया है। इससे क्या होता है, क्वालिटी अच्छी ग्रीन बनी रहती है, शुद्धता रहती है और अच्छे दाने वाली इसमें चमक रहती है। आज हमारे इस एरिया में 7 से 8 हज़ार हेक्टेयर में ये सौंफ का रकबा फैला हुआ है। जो हमने जो नवाचार किया है, इस नवाचार को हमारे किसानों ने अच्छा काम में लिया है। आज हमारे खेत में 50 से 60 लेबर काम करते। सौंफ की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए नई तकनीकियों को अपनी सूझबूझ के अनुसार लगाते हैं, जिससे इनके उत्पाद का बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। इसके बाद में हम जो सौंफ हमारी शेड में सूखती है 7 से 8 दिनों के अंदर सौंफ सूख जाती है और इसके लिए हमने एक थ्रेशर बनाया है। थ्रेशिंग होने के बाद फिर हमने एक कम ग्रेडर थ्रेशर भी अपनाया है और वो थ्रेशर कम ग्रेडर में हम उसको सफाई और ग्रेडिंग भी कर लेते हैं आसानी से। फिर इसके बाद में हम उसको बोरों में भर के और जो भी थोड़ी बहुत नमी रहती है, नमी को हम पॉलीथीन के त्रिपाल है ब्लैक कलर के, उस पर हम सुखा देते हैं, जिसमें इसमें जो नमी बनी रहती है जो 5-10% रहती है और बाकी का सूख जाने के बाद हम उसका बोरियों में भर के बंद कर देते हैं और हमारा ये सौंफ फिर मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम मार्केट में भी बेचते हैं ऊंजा मंडी के अंदर और दूसरे भी हमारे जो व्यापारी है हमसे डायरेक्ट भी सौदा करके और डायरेक्ट भी ले जाते हैं। सौंफ की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है आय और व्यय का। तो 32 बीघा में सौंफ की खेती करने में कितना खर्च लगता है और आमदनी कितनी होती है, इन सब के बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। ये हमारे 32 बीघे के अंदर हमारी आज के दिन में हमारी शॉप खड़ी है और हमारा टोटल 400 बोरी की इस साल होने का हमको अंदाज़ा है, क्योंकि हमें ऐसा अंदाज़ा इसीलिए है कि हमारी फसल अच्छी है और इसमें न बीमारी है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आराम से 400 बोरी हो जाएगी। अभी तक हमारा 100 बोरी हमारे निकल गई है और हम अब देखते हैं इसमें 1/4 भी माल हमारा अभी पिकिंग नहीं हुआ, तो भी हम उसको 100 और 300 बोरियाँ और होने की संभावना है इसमें। तो
कुल मिला के हमारे 400 बोरियाँ होने की संभावना है। अभी मंडी में अच्छे दाम मिल रहे हैं हमको, प्रति किलो के हिसाब से हमारे 200 से अपने 150 रुपये से 200 रुपये फर्स्ट क्वालिटी के और सेकंड क्वालिटी के 125-130 रुपये के आसपास। लो क्वालिटी जो है हमारी थर्ड क्वालिटी सी क्वालिटी है, इसके भी दाम 80 से 90 रुपये तक मिल जाते हैं। इस साल हमारे टोटली 32 से 35 लाख की शॉप होने की हमको आशा है, उम्मीद है। खर्चे की बात करें तो हमारे इसमें 20% खर्चा निकाल देवे तो हमारे को 80% इसमें मुनाफा रहता है। तो हमारे 20 से 25 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा इसमें हम अर्जित कर लेते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा ये किसान भाई अपनी मेहनत और सूझबूझ से आज 32 बीघा खेत से 24 लाख की शुद्ध आय कमा रहे हैं। साथ ही अपने क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। आज हमारे मौजूदा जो हमारा जो एरिया है, रकबा है, पूरे इलाके में शॉप ही शॉप है और इसकी महक और प्रांतों तक और ज़िलों तक फैलती जा रही है और हमारे किसान इससे अच्छी आमदनी और अच्छे रोज़गार और अच्छा पैसा इसे कमा रहा है। इससे मुझे आनंद है। राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और बहुत से किसान हाथों द्वारा दूध निकालते हैं, जिससे समय अधिक लगता है। साथ ही पशुओं का पूरा दूध भी नहीं निकल पाता है। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो देखते ही आपको लगेगा कि पशुओं से दूध निकालना कितना आसान हो गया है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC भटनागर से। किसान भाइयों, आज हम मिल्किंग मशीन के बारे में जानेंगे। ये जो ऑटोमेटिक पाइपलाइन मिल्किंग मशीन है, इसके जो हमारे फ़ायदे हैं वो फ़ायदे इस तरह से हैं कि इसमें एक तो स्वच्छ दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें कहीं भी दूध के हाथ नहीं लगता है और सीधा दूध जो है कंटेनर में जो हमारा बल्क मिल्क कूलर है उसमें पहुंच जाता है। मशीन से दूध निकालने की शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं का दूध दूहने वाली मशीन को हम मिल्किंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मशीन की कार्यविधि के बारे में आपको बताते हैं, जो इस प्रकार से है। इस जो ये यंत्र आप देख रहे हैं, इसमें 4 गायों का एक समय में दूध निकाला जा सकता है और वो 4 गायें का जो थन है पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। उनके अंदर प्री स्प्रे उसका किया जाता है। 2 घंटे के अंदर 100 गायों का दूध निकाल सकती है। इस मशीन में 4 सेट हैं और ये रोटेशन पे चलते हैं। 4 एक बाईं तरफ वाली गायें एक बार निकलेगी और जितने दाईं तरफ वाली गायें तैयार हो जाएगी और जैसे ही दाईं तरफ वाली तैयार होगी फिर वापस बाईं तरफ वाली गाय आ जाएगी। इनके वापस निकलने का रास्ता जो है वो पीछे की तरफ है, तो उस पीछे की तरफ जो रास्ता है उससे ये गायें अपने बाहर चली जाती है वापस, और नई गायें जो है उनका आने का रास्ता अलग है। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में पोस्ट स्प्रे करके इन गायों को यहाँ से हटाया जाता है। इसके अलावा जितना भी दूध है वो इस टैंक में आता है और यहाँ से जब ये एक निर्धारित स्तर पर जब ये पहुँच जाएगा तो उसके बाद में ये दूध जो है पंप होके बल्क मिल्क कूलर में चला जाएगा। ये जो मशीन है इसमें मिल्क मेजरमेंट जो होता है, जो दूध का मापन होता है, ये जो मापन है इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें लीटर में और पौंड में 2 उसके अंदर मार्क किए हुए हैं और जितना दूध गाय देती है प्रति गाय, हर गाय का इसमें दूध का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम प्रति हर गाय का दूध जो है वो माप सकते हैं। इसके अलावा इसकी मशीन में ये जो विशेष चीज़ है वो ऑटोमेटिक वैक्यूम पल्सेटर इसमें लगा हुआ है, जिससे जो दूध की जितनी आवक है, जब दूध शुरुआत में धीरे धीरे आता है उस समय ये पल्सेटर ऊपर की ओर लगा हुआ है ये, और इस पल्सेटर का काम ये है कि जितना दूध जितनी स्पीड से आएगा, अगर दूध कम आएगा तो ये वैक्यूम जो है पंप जो है वो उतना धीरे चलेगा, और जब ये दूध ज़्यादा आने लगेगा तो ये इसका स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद में जैसे ही दूध देना कम करेगी तो ये जो है ये वैक्यूम जो पंप है
ये अपना जो स्पीड है उसी हिसाब से धीरे कर लेती है। इस तरह से ये जो है थनों को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके अलावा जो और भी फायदा है तीसरा इस मशीन का, वो ये है कि जो दूध है वो यहाँ पे पूरी तरह से छन जाएगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी बाल या कोई भी तरह का कण, जो रेती के कण हैं या इस तरह के कण जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक सीवर लगा हुआ है। इसके अंदर वो सीवर जो है इसमें से दूध को छान के ही आगे भेजता है। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। तो इससे दूध निकालने के फायदे कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये जो विधि है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, स्वच्छ दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। दूध को लंबे समय तक आप रख सकते हैं। जो बल्क मिल्क कूलर है उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम रहता है, जिससे दूध को लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। और अन्य फायदे बहुत सारे हैं कि जो दूसरे धूल के कण हैं या इस तरह के जो दूसरे कण हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। ये मशीन की लागत कुछ ज़्यादा है, परंतु इसके जो किसान हैं, जो व्यक्तिगत किसान अपनी मशीन खरीदना चाहता है, जिनके पास कम जानवर है, वो छोटी मशीनें भी इनकी मिलती है और वो भी वही पर्पज़ सोल्व करती है जो कि ये मशीन सोल्व करती है, तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसकी लागत जो है करीब 10 लाख रुपए की लागत इसकी आई है और बाकी तो है ये अच्छा है। इस तरह की मशीन हमको लगानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कर्णपुर, जिला मधुबनी के संतोष कुमार ने। आपने अजोला यूनिट तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अजोला एक जलीय फर्न है जो हमारे आसपास नदी, तालाब एवं गड्ढों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास एजोला पिनाटा नामक प्रजाति पाई जाती है, जिसका उपयोग किसान भाई खेती में, पशुपालन में एवं कुक्कुट आहार के रूप में कर सकते। 25 से 30% प्रोटीन, 10 से 15% मिनरल एवं 7 से 10% एमिनो एसिड पाया जाता है। किसान भाइयों, अगर आप कम भूमि में पौष्टिक एवं हरा चारा उगाना चाहते हैं तो इसके लिए अजोला एक सस्ता विकल्प है। इस अजोला यूनिट को लगाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखें तथा किसको लगाने से पहले कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। नर्सरी प्रबंधन के लिए हम 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे को या तो अस्थायी तौर पे ईंट एवं सीमेंट का बना लेते हैं, फिर उसमें पॉलीथीन का चादर फैला देते हैं। पुनः इसमें पानी डाल देते हैं, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। पुनः 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 100 ग्राम एजोला डाल देते हैं। साथ ही साथ 1 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट भी प्रति वर्ग मीटर की दर से डालते हैं। 15 से 20 दिनों में एजोला की मोटी तह हो जाती है, जिसके बाद उसका 2/3 या आधा भाग निकाल देते हैं। ध्यान रखा जाता है कि गड्ढे की पानी को सप्ताह में 3/4 पानी को बदल दें। 10 दिन में 1/4 पानी निकाल देते हैं और ताज़ा पानी भर देते हैं। 6 महीने में एजोला के कल्चर को भी बदल देना चाहिए। इस प्रकार देखते हैं कि एजोला काफ़ी तेज़ी से फैलता है, जिसका उपयोग हम धान की खेती में,
कुक्कुट आहार में, पशुओं के चारा के रूप में कर सकते हैं। अगर धान की खेती में एजोला का प्रयोग किया जाता है तो धान की रोपाई के 35 से 40 दिन पूर्व एजोला को खेतों में डालते हैं। इसके लिए पहले पानी भर दिया जाता है। उसमें एजोला के कल्चर को 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से एजोला के कल्चर को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि जैविक खाद के रूप में काम करता है, जिससे नाइट्रोजन की बचत होती है। एजोला का उपयोग पशुपालन में भी किया जाता है और इसके प्रयोग से दुधारू पशु है उसमें दूध की मात्रा बढ़ती है। एजोला को हम 25% एजोला चारे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसी तरह जो कुक्कुट आहार है उसमें भी 25% आहार को हम तो किसान भाई एजोला का नर्सरी उगा करके उस एजोला का बहुआयामी उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए करें फसलों में शत्रु कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।